चलो सेकंड आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, और तीसरा भी कुछ देर बाद। ग्रेविटेशनल फील्ड आखिरकार क्या है? अब फील्ड का मीनिंग क्या है जरा समझिए कि मान लीजिए ये स्पेस है, मैं ये कह रहा हूं इस जगह पूरे में एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। फील्ड आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगी, फील्ड ऐसे समझ में आ जाएगी जो ही मैं कोई चीज छोड़ रहा हूं अपने आप नीचे गिर रही है, ऊपर फेंक रहा हूं वापस आ जा रही है। मतलब कोई एक हिडन चीज है जो इनको वापस अंदर की तरफ खींच रही है, उसी को हम फील्ड कहते हैं। फील्ड मतलब द रीजन विच इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, वो रीजन जिसमें अगर कोई मैं मास रखता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करेगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकली फील्ड की डेफिनेशन क्या है? तो न्यूमेरिकली फील्ड या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की ग्रेविटी कितनी एग्जिस्ट कर रही है, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कि हाउ स्ट्रॉन्ग द ग्रेविटी इज। तो कोई हम यहां मैथमेटिकली चीज डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमने मैथमेटिकली कहा लार्जर द फोर्स, लार्जर इज इंटेंसिटी, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी। लेकिन दिक्कत क्या है कि मान लीजिए दो प्लेनेट है, मैंने कहा इस बॉडी पे F लगा और यहां इस बॉडी पे 2F लगा, इस पे F लगा उस पे 2F लगा, कहां ग्रेविटी ज्यादा है? उससे लग रहा है जहां 2F लग रहा है वहां ग्रेविटी ज्यादा है। लेकिन अगर मैंने ये M लिया होता, ये 4M लिया होता, मास 4 गुना रखने के बावजूद ग्रेविटी 2F है, तो ग्रेविटी कंपेयर करोगे तो दोनों में मास सेम लो, एक ही बॉडी पे फोर्स सोचो। ये समझ में आया क्या कह रहा हूं? एक ही मास पे अगर आप फोर्स निकालोगे, अब जिस पे ज्यादा आ गया उसकी ग्रेविटी सेम है, क्योंकि अदरवाइज आपने अगर मास स्पेसिफाई नहीं किया तो ये मिसलीडिंग हो गया, क्योंकि हो सकता है मैं मास छोटा ले लूं तो इस पे कम आ जाए, तो फोर्स से तो पता ही नहीं चलेगा कि ग्रेविटी कम है कि ज्यादा है। इसीलिए हमें हालात सेम रखने होंगे, तब जाके कंपेयर करना सही है। जैसे आपको दो रॉड कंपेयर करनी है कि वो रॉड में से कौन सी रॉड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि रॉड पे एक मास लटका दिया, इस रॉड पे दूसरा मास लटका दिया, या फोर्स से खींचा। आपने कहा ये 50 न्यूटन पे टूट गई, ये 100 न्यूटन पे टूट गई, तो आपने कहा कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मान लो आपने ये रॉड इतनी मोटी ले ली थी और ये रॉड बिल्कुल पतली ले ली थी, तो अब तो ये चीटिंग है। तो अब तो ये कहना गलत है कि मतलब ये 100 न्यूटन पे तो मोटी भी तो रॉड ली। सेम कंडीशन रखो, फिर कंपेयर करो कि कौन सा मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पक्का समझ गए कि पहले हालात सेम रखिए, दोनों की सेम एरिया, सेम लेंथ, सब कुछ सेम रखिए। अब जो ज्यादा फोर्स लगाने पे टूटेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए यहां सेम रखना है, मतलब सेम डिस्टेंस पे कैलकुलेट करो, क्योंकि ये भी गलत है कि इसमें यहां कैलकुलेट करो उसमें उधर कैलकुलेट करो। सेम डिस्टेंस पे सेम, अब जिसकी ग्रेविटी ज्यादा आ गई वो जीत गया, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। समझ गए? इसका मतलब मास फिक्स रखना पड़ेगा, तो क्यों ना कंफ्यूजन हटाते हुए उस फिक्स मास को 1 ही ले लें, कि वो मास फिक्स रखेंगे तो कितना, तो सिंपल सी 1 ले लो कि 1 किलोग्राम पे जहां फोर्स ज्यादा आएगा उस वहां ग्रेविटी ज्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास at that point. At any point is defined as gravitational force experienced per unit mass kept at that point. समझ गए कि जिस भी मास पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है वो ऐसे पता करिए। तो ये आया F/m, समझ गए? ये इंटेंसिटी आई अपनी F/m, और एक्चुअली अगर F/m को देखें तो ये Gmm/r² हो गया। अगर मैं कैपिटल M से यहां निकालना हूं ग्रेविटी,
कैपिटल एम से आर डिस्टेंस पे अगर निकालो तो यहां 1 यूनिट रखिए, तो 1 यूनिट पे कितना आएगा, जी एम इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। आया समझ में? दरअसल ये हुआ क्या है कि जी एम एम बाय आर स्क्वायर को मास से ही डिवाइड कर दिया, पर यूनिट मास था इसलिए, तो जी एम बाय आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये फोर्स पर यूनिट मास जो निकला है वही हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। और रियलिटी ये है कि जैसे मान लीजिए अर्थ के लिए मैं निकालूं अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो हमने निकाला इस पे फोर्स कितना आएगा, मास, तो इंटेंसिटी आई एफ बाय एम, जी एम एम बाय आर स्क्वायर बाय एम। और अगर इसको आप देखें तो ये टर्म एम जी लिखा है, फोर्स को एम जी भी लिख सकते हैं, फोर्स ही तो एम जी है, और एम जी को एम से डिवाइड किया तो क्या बन गया, जी। तो ये कुछ और नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। और सही बात है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स पर यूनिट मास ही तो जी है, और वही हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, या उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो ये कुछ और नहीं, सिंपली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और ये निकालने का तरीका 1 यूनिट मास रखो, उस पर फोर्स चेक कर लो। तो मैं कई बार यहां ये सिंबल भी यूज कर सकता हूं, आई और जी एक ही चीज है और वही एफ बाय एम। तो चाहे सिंबल जी यूज करूं चाहे आई यूज करूं, एक ही बात चल रही है। तो कैलकुलेशन ऑफ जी ये तो बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन ऑफ जी एट एनी पॉइंट। अगर मुझे पता करना है जी या आई एक ही चीज है, तो सिंपली 1 यूनिट मास वहां मानिए और उस पर फोर्स चेक कर लीजिए। जैसे हमें यह निकालना था एम, कुछ देर पहले जिस तरह का क्वेश्चन हमने लिया था एम, यहां से डिस्टेंस एक्स पे, ये ए, ये लेंथ ए, तो इंटेंसिटी एट पी ये चाहिए, उस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी चाहिए। तो बस इस क्वेश्चन को आपको क्या सोचना है कि आपको वहां पे हाइपोथेटिकली एक 1 यूनिट मास मान लेना, तो इस पे फोर्स आएगा इधर, इस पे फोर्स आएगा इधर, रिजल्टेंट आएगा इधर, अभी जो हमने निकाला था। तो कितना बनेगा, एफ नेट विल बी 2f cos थीटा और 2f जी एम 1 आ गया समझ में, बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 जी एम एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। डायमेंशनली देखिए स्मॉल एम नहीं आया, यहां आप समझिए कि यहां स्मॉल एम रखा था, उस पर निकालो, एम से डिवाइड कर देना लास्ट में। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और नहीं, फोर्स के कैलकुलेशन ही है। बस आपको वो तीसरा मास दिया नहीं जाएगा, देखिए 2 मास दिए थे, यहां कोई मास नहीं दे रखा है, और पूछा है इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो हमने हाइपोथेटिकली 1 किलोग्राम मान लिया और उस पर फोर्स निकाल दिए, आंसर आ गया। तो पिछले सभी क्वेश्चन में मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ सकता था। जैसे देखिए, बस अंतर क्या आएगा ये छापने की जरूरत नहीं, अंतर ये आएगा, क्वेश्चन में मेरी लैंग्वेज ऐसी होगी, ये पॉइंट पी दूंगा, जी एट पी, और जी एट पी इफ 1 ऑफ मास इज रिमूव्ड, और जी एट एक्स अबव पी। शायद लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। तो जी एट पी यहां 1 किलोग्राम रखते तो फोर्स कितना आता, 0। और अगर मैंने ये हटा दिया, अब 1 किलोग्राम रखते तो इस पे ये कट जाता, सिर्फ नीचे बचता, तो इसका आंसर आता जी एम
1/L²। और चूंकि ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन वही है जो फोर्स की डायरेक्शन है, नीचे, और x अबव, तो x अबव निकालते तो यहां निकालते 6f cos थीटा आता, तो 6gm1 a² प्लस x² और cos थीटा x बाय, याद आ गया? तो बस क्वेश्चन में लैंग्वेज ये हो जाएगी कि बीच का मास मुझे देने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, 1 यूनिट है। बस मैं फोर्स नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं जी पूछ रहा हूं, और जी और आई कुछ भी लिखूं एक ही बात है। नाम से घबराए नहीं होंगे क्योंकि पुराना ही है, और इसी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मतलब ये वही चीज है, अगर मैं वहां 1 किलोग्राम रखता तो उस पर फोर्स कितना आता, और m किलोग्राम रखता तो कितने से एक्सीलरेट करता। ये समझ गए? 1 किलोग्राम पे कितना फोर्स आता वही जी है, और m किलोग्राम कितने से एक्सीलरेट करता वही जी है, क्योंकि एक्सीलरेशन तो m पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम पे g आया तो m पे फोर्स आया mg, तो एक्सीलरेशन आया mg बाय, तो सभी बॉडीज का एक्सीलरेशन सेम होगा उस पॉइंट पे रखने पे। तो अब हम आ गए कैलकुलेशन ऑफ g ऑन प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट के लिए g के कैलकुलेशन, पहला एट सरफेस। अब सरफेस पे निकालना, ये मास m है, ये m है, सरफेस पे अगर निकालना है और g चाहिए तो हम यहां 1 किलोग्राम मास मानेंगे, तो g की वैल्यू कितनी होगी, gm1/r²। कुछ समझ में आया? अगर हमने सरफेस पे रखा होता तो हम अभी भी इसको पॉइंट मास मान सकते हैं, और gm/r² ये आंसर आएगा। अर्थ के लिए देखते हैं कितना आता है, तो g की वैल्यू अर्थ के लिए 6.67 इंटू 10 पे -11, मास 6 इंटू 10 पे 24। अर्थ का मास 6 इंटू 10 पे 24 किलोग्राम है, और रेडियस है 6400 किलोमीटर, लेकिन ऐसा यूनिट ये है। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 10 पे -11 और 10 पे 24, 10 पे 13, सही है। यहां पे 6400 अलग किया तो 6.4 अलग, 6.4 अलग, इसका 1000, इसका 1000, 10 पे 12 ले लो, और ये रफली कट गए सब, तो लगभग ये 1 आ गया अप्रॉक्स, और वो लगभग 10 आ गया। समझ गए? ये अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी है। ऑब्वियसली मास और रेडियस अगर बदलते तो ग्रेविटी की वैल्यू बदल जाती। किसी और प्लेनेट के लिए कुछ और होगी, सब प्लेनेट की अलग अलग है। 1/6, क्योंकि मून का मास भी अलग है, कुछ 80 गुना कम है, और रेडियस भी कुछ अलग है। ठीक है, सन की कुछ और होगी, और की याद नहीं करनी है, डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, मासेस गिवन होंगे और उससे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो एट सरफेस तो समझ में आ गया gm/r²। अब एट हाइट h, किसी भी हाइट h पे, और ध्यान दीजिए हाइट h पे निकालना मतलब सेंटर से डिस्टेंस r प्लस h। अब g निकालते तो यहां 1 किलोग्राम रखिए, कितना फोर्स आएगा, gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि सरफेस से हाइट h है, हाइट हमेशा ही सरफेस से कैलकुलेट होगी, सेंटर से r प्लस h, तो gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, ये हमारी ग्रेविटी आई। और इसी को मैं लिख सकता हूं g इंटू आर स्क्वायर बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। मैं इसको नाम g डैश दे रहा हूं, और g नाम दे रहा हूं इसको। कुछ समझ में आया? मैंने r स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, r स्क्वायर नीचे लिया, r स्क्वायर ऊपर लिया, तो g इंटू आर स्क्वायर बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इनवर्स स्क्वायर लॉ टाइप का फॉलो कर रहे हैं। और सही बात है कि अर्थ पे अगर मैं यहां से r डिस्टेंस पे निकालूं तो यहां पे वैल्यू g है, तो यहां पे वैल्यू g/4 है, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से कैलकुलेट होगा, सेंटर से डिस्टेंस डबल हो गया
फोर्स 1/4 हो गया, ग्रेविटी हो से यहां से अगर 2r पे निकालते तो कितना आता? G/9। इसी में इफ h इज स्मॉल, अगर h हमारा छोटा है r के मुकाबले, तो लगभग g मान सकते, क्योंकि दरअसल ये क्या होगा, g r² बाय r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g r²। डिवाइड कर दूं, लिख सकता हूं, और इसको g, ये समझ में आया क्या हुआ? बायनोमियल लगा दी, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। आखिरकार ये 1 प्लस h बाय आर पे -2 पावर है, और ये -2 आगे आ जाएगी। 1 प्लस x पे n अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx, बशर्ते x 1 से काफी छोटा है। x क्या है मेरा? h बाय आर, और चूंकि h काफी छोटा है r से, तो h बाय आर स्मॉल है, तो मैं इसको छोटा मान सकता हूं और ये अप्रोक्सीमेशन काम करेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब h छोटा हो, मतलब फ्यू किलोमीटर्स तक। जैसे फ्यू मीटर्स के लिए ग्रेविटी कांस्टेंट मान लो, फ्यू किलोमीटर के लिए ये फॉर्मूला लगा लो, मैनी किलोमीटर के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको यही करना पड़ेगा, एल्स नो अप्रोक्सीमेशन। कोई अप्रोक्सीमेशन यूज ना करें, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला रटिए मत, इसमें सीधे समझ में आ रहा है कि हमने सीधे फोर्स निकाला तो अपने आप ये ऐसा बनना चाहिए था। तो जैसे देखिएगा, g एट हाइट h 3200 किलोमीटर। अब 3200 किलोमीटर रेडियस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल तो नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये r/2 है, तो कोई बात नहीं, हम निकालेंगे g डैश। और मैं फॉर्मूला याद नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे क्या कर रहा हूं, ये r है, ये r/2 है, यहां ग्रेविटी g है, डिस्टेंस 3/2, तो ग्रेविटी 4/9, क्योंकि यहां जो ग्रेविटी आएगी वो gm/3r/2 का होल स्क्वायर, तो 4/9 gm/r², और gm/r² क्या है? g, तो 4/9 g। तो यहां तो हम, लेकिन अगर हाइट कम होती, जैसे मान लीजिए होता 80 किलोमीटर, अब 80 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के मुकाबले तो काफी कम है, तो मान लो हम ये फॉर्मूला भी नहीं रटते, तो हमने लिखा कि आंसर आएगा g इंटू, वैसे 6400 होना चाहिए, लेकिन ये 6480 लिखा है। तो अब इसको करने के लिए यहां गंदा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं 6400 से डिवाइड कर दूं, 1 प्लस 80/6400 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो g 1 प्लस 1/80। अब अपने आप समझ में आ जाएगा, बायनोमियल लगाओगे और क्या करोगे, क्योंकि ये 1 के काफी क्लोज है, इस पे पावर चाहिए, या तो वाकई में पूरा कैलकुलेशन करो, या फिर आप ऐसे करके बायनोमियल लगा दो। तो ये क्या बना, 1 माइनस 1/40, 1 प्लस 2/80 नीचे होता, ऊपर जाता 1 माइनस 2/80 आता, 1 माइनस 1/40 आएगा, ये नया g है। समझ के सिर्फ 2.5% ही कम हुआ है। तो उम्मीद है दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि कम हाइट है तो आप बायनोमियल यूज करिए, ज्यादा हाइट है सिंपल सॉल्व करिए। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, g एट डेप्थ h। अब यहां देखिए कि डेप्थ h मतलब मुझे यहां g चाहिए, इस पॉइंट पे g चाहिए, और बस आपको एक चीज यहां रटनी है कि इस पे जो g आएगा वो सिर्फ उस मास की वजह से आता है जो मास उसके अंदर है। क्यों? 12th में पता चलेगा। यहां पे जो g आएगा वो g इस मास की वजह से आएगा जितना मास इसके अंदर है, बाहर वाले मास का असर नहीं आता। बस इतना ध्यान रखिए कि बाहर वाले मास का असर कट जाएगा, कट जाएगा, ये कुछ हद तक तो समझ में आ रहा है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे ये सब इधर अट्रैक्ट करेंगे, समझ गए, ये सब इधर अट्रैक्ट करेंगे, तो कटने की टेंडेंसी तो है, लेकिन कट ही जाएगा ये कंफर्म नहीं है, ये आप याद रखो, कट जाएगा बस, ठीक है, कि बाहर वाले का असर कट जाता है। तो इस पे जो आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे सिर्फ इस मास की वजह से आएगा।
और इस मास की वजह से आएगा, तो आखिरकार अंदर मास कितना है, तो ग्रेविटी जी एम डैश बाय आर माइनस एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखिए क्या हो रहा है कि बिल्कुल डिस्टेंस कम हो रहा है सेंटर से डिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन मास भी कम हो रहा है। जबकि हम बाहर कैलकुलेट कर रहे थे तो बाहर पूरा मास यूज हो रहा था, बाहर कहीं भी कैलकुलेट करोगे पूरा मास यूज होगा, अंदर कैलकुलेट करोगे तो उसके अंदर जितना मास है वो यूज होगा। रियलिटी ये है, होता क्या है कि स्फीयर के केस के लिए यहां कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरा मास यूज होता है, इस बाउंड्री के अंदर कितना मास है वो यूज होता है। इस बाउंड्री के अंदर ये, इस बाउंड्री के अंदर भी पूरा है, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर सिर्फ इतना है। ठीक है, यह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि बाहर के कैलकुलेशन के लिए मास पूरा है, अंदर के कैलकुलेशन के लिए मास सिर्फ वो है जो अंदर है। ठीक है, अब अंदर मास कितना है, तो शायद ये सीधे समझ में आ रहा है, 4/3 पाई आर माइनस एच क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ समझ में आया? और जरा देखिए, ये बना जी एम बाय आर क्यूब आर माइनस एच। पहले तो डायमेंशनली बिल्कुल सही है, डायमेंशनली जीएम बाय आर स्क्वायर बनना चाहिए था, तो जीएम बाय आर क्यूब है तो एक आर ऊपर है। अब इसमें एच की वैल्यू 0 छापिए। एच की वैल्यू 0 मतलब हम सरफेस की बात कर रहे हैं, और सरफेस में आंसर जीएम बाय आर स्क्वायर आएगा। एच की वैल्यू आर छापिए, सेंटर पे बात कर रहे हैं, आंसर 0 आए। यह आया समझ में? और जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि सेंटर पे आंसर 0 आना चाहिए, और इसी को चाहूं तो जीएम बाय आर स्क्वायर अलग कर दो, उसको जी ले लूं, और इस आर को डिवाइड कर दूं तो 1 माइनस एच बाय आर। और इस बार अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं हुआ है, कहीं अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया मैंने। मतलब क्या है कि बाहर जाने पे भी ग्रेविटी कम हो रही है, अंदर जाने पे भी ग्रेविटी कम हो रही है, लेकिन अंतर क्या है कि जी का ग्राफ सेंटर से डिस्टेंस के साथ बना रहा हूं, तो अभी समझाता हूं। जी का ग्राफ आर सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर पे ग्रेविटी 0 है, सरफेस पे मैक्सिमम है, सरफेस से आगे गए ग्रेविटी गिरी इनवर्स स्क्वायर लॉ, सरफेस से अंदर आई ग्रेविटी लीनियर है। दरअसल आर माइनस एच ही तो आर है, आर मेरा वेरिएबल सेंटर से, एच वेरिएबल यहां से, तो ये दरअसल आर माइनस एच के प्रोपोर्शनल है, मतलब स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। तो अंदर ग्रेविटी लीनियरली वेरी कर रही है, सरफेस पे मैक्सिमम है, अंदर जाते गए ग्रेविटी लीनियरली वेरी करती है, और पूरे में स्ट्रेट लाइन है। यहां भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन काफी छोटे हिस्से के लिए आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। आखिरकार दिख तो ये भी लीनियर है, लेकिन ये लीनियर कब है, जब ये कंडीशन हो। तो सही है, छोटा पार्ट लीनियर जैसे ही तो दिख रहा है, समझ गए? तो यहां ओवरऑल लीनियर नहीं है, कर्व्ड है, ये हमेशा लीनियर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। सरफेस पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, अंदर जाने पे भी गिरती है, बाहर जाने पे भी गिरती है। बाहर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगी सेंटर से डिस्टेंस के साथ, अंदर लीनियर वेरिएशन होगा सेंटर से डिस्टेंस के साथ। आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब ये ग्रेविटी देखो, शार्प कॉर्नर डिफाइन तभी नहीं होता जब शार्प कॉर्नर की कोई फिजिकल मीनिंग होती है। यहां शार्प कॉर्नर की कोई फिजिकल मीनिंग नहीं, इसलिए हमें दिक्कत नहीं है। शार्प कॉर्नर क्या होता है, इसका स्लोप डीजी बाई डी आर टाइप का। तो स्लोप क्या है, डीजी बाई डी आर, तो फिजिकल कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शार्प कॉर्नर ही है बिल्कुल। अरे सिंपल सी बात है, पहले बढ़ रहा था अब घट रहा है। ध्यान दीजिए, सेंटर से इधर जाने पे बढ़ता गया, 0 है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया मैक्सिमम, अब घटने लग गया। और बढ़ क्यों रहा है ये भी जरा जस्टिफाइड है, एक मिनट समझ लो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट।
सेंटर पे 0 है, ये कन्विंस्ड हो गए मेरे ख्याल से। सेंटर से आगे जा रहा हूं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस ने कहा मेरे हिसाब से 1/r² फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन इसने कहा मास भी तो बढ़ रहा है, और मास r³ के हिसाब से बढ़ रहा है। वॉल्यूम मास r³ के साथ बढ़ा, डिस्टेंस 1/r² के साथ बढ़ा, क्या बना? r। लेकिन यह घटना कब तक घटी? जब तक कि हम सरफेस पे नहीं पहुंचे। इसके बाद यह बदलना बंद हो गया। 1/r² इज स्टिल देयर। पक्का समझ गए? ठीक है, तो उम्मीद है यह बात फील हो गई होगी कि मासेस हम कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, अंदर यहां से यहां जा रहे हैं तो इनक्लोज मास बढ़ता जा रहा है, बाहर अब इनक्लोज मास कांस्टेंट हो गया। इसीलिए ग्रेविटी में m का फैक्टर तो नहीं बदला, लेकिन r का फैक्टर अब भी है। मैं क्या करता हूं, मैं जनरली इसका ग्राफ ही याद रखता हूं। मैं ये वेरिएशन याद ना रख के सीधे ग्राफ याद रखता हूं, क्योंकि ग्राफ अगर आपको पता है तो आप आंसर सीधे निकाल लोगे। कैसे? आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जरा, जैसे कहा होता है यहां से r/3 पे, फॉर्मूला हमें याद नहीं है, हमने निकाला यहां से 2r/3 पे। यहां से r/3 मतलब यहां से 2r/3। तो अब मैं ग्राफ ढूंढूं। अब r पे वैल्यू g थी, तो 2r/3 पे 2g/3 होगी। ये समझ में आया? क्योंकि सेंटर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो r पे तो हमें याद है ही gm/r², तो 2r/3 पे 2/3 बाहर की बात करें, जैसे बाहर से कहा होता r/3 पे, तो सेंटर से डिस्टेंस 4r/3 है, और बाहर इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा। r डिस्टेंस पे g था, तो 4r/3 पे 9g/16 होगा। कॉमन सेंस? बस ये ग्राफ याद रखिए कि अंदर लीनियर वेरिएशन था, इधर ये था, तो ये दोनों फॉर्मूले अपने आप लग जाएंगे। और ये लीनियर क्यों? ग्राफ से आपको ये भी समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला हर हाइट के लिए ट्रू है, चाहे हाइट छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन यहां अगर आप वो लगा रहे थे तो समझ में आ रहा है छोटी हाइट के लिए लगेगा, बड़ी हाइट के लिए तो आपको 1/r² सोचना पड़ेगा। सेम टू सेम ये सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी रिपीट होगा 12th में, लेकिन वहां हम प्रूफ के साथ बात करेंगे, उसका प्रूफ ढूंढेंगे, लेकिन डिस्कशन उसके बाद का सेम होगा। उसके बाद का डिस्कशन एज इट इज ये कि सेंटर से लीनियर, फिर ऐसे सब कुछ यही चलेगा। बस एक एडिशनल चीज प्रूफ जुड़ जाएगा उसमें। न्यूमेरिकल देखिए, जैसे एग्जांपल 1, फाइंड रेशियो ऑफ जी एट हाइट r/4 and depth r/4 from surface। ठीक है, तो पहला g एट हाइट r/4, डेप्थ r/4। मुझे लगता नहीं कि इसमें पेन की जरूरत पड़नी चाहिए करने के लिए। पहले का आंसर बोलो, 16/25g। वैसे हम ईमानदारी से लिखते हैं r/r + r/4 होल स्क्वायर, 16g/25। g एट डेप्थ, या तो हम फॉर्मूला लिखें या 3g/4। और शायद समझ गए होंगे कि ये मैं कैसे कर रहा हूं, कि फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये r है, यहां से r/4 है, तो हम यहां से इंटरेस्टेड हैं 3r/4, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल यहां से लगेंगे, सिमिलर ट्रायंगल उधर से नहीं लगेंगे। तो जो बेस का रेशियो है वही हाइट का रेशियो है, तो यहां अगर g थी तो यहां 3g/4। और बाहर भी हमने ये निकाला कि यहां से r/4 इधर गए, तो यहां पे g 1/r² था, तो g से 4r/5 का होल स्क्वायर। तो रेशियो में g कट गया, 16 का 4 टाइम्स 64/75। एग्जाम्पल 2, फाइंड g एट प्लैनेट whose radius is
1600 किलोमीटर एंड डेंसिटी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। सेकेंड एग्जांपल, अब प्लेनेट की सरफेस पे आंसर चाहिए। प्लेनेट की सरफेस पे आंसर जी होता है Gm/r²। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें अर्थ से कंपेयर करना है, तो क्यों ना इसे m डैश और r डैश लिख लूं, या m और r ही लिखा रहने दो। अब देखिए, हमें एक बात पता है कि g मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन मुझे ये चाहिए, तो पहले हम ये देखें कि आखिरकार इनके मासेस का रेशियो है। तो r की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ बाय 4। डेटा समझ में आ रहा है? इसका 1600 किलोमीटर है और अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो re/4। लेकिन मुझे मास चाहिए। अब मास, मुझे तो डेंसिटी का रेशियो दिया है, तो मास आएगा रो इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी रो अर्थ बाय का 3 और वॉल्यूम है v अर्थ बाय 64। नहीं आया समझ? सोचो, डेंसिटी 3 गुनी दे रखी है, लेकिन मुझे वॉल्यूम भी चाहिए, और वॉल्यूम रेडियस 1/4 है, तो वॉल्यूम 1/4 का क्यूब है। तो ये 3/64 इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और ये कुछ और नहीं, मास ऑफ अर्थ लिखा है। इसका मतलब अब इसके जी के कैलकुलेशन हमारे क्या हो गए कि जी आ गया Gm/r², जी 3/64 me बाय 1/4 re होल स्क्वायर, और ये 3/4 Gme/re², और ये 3/4 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया समझ में? तो 7.535 के करीब। ये मैंने कैलकुलेशन ऐसे किया, 3/4 ऑफ 9.8 मेहनत लगती, लेकिन अगर ये 10 होता तो 7.5 आता, लेकिन 10 नहीं है, 10 से 0.2 कम है, लेकिन इसका आंसर 0.2 का 3/4 कम आएगा। ये अगर 10 से 0.2 कम है तो आंसर 7.5 से 0.2 का 3/4 कम है, और 0.2 का 3/4 0.15 लिखा है। चलो, तो फिलहाल हम, उम्मीद है अप्रोच समझ में आ गई होगी कि हमें फॉर्मूला पता था Gm/r² है, और हमें ये भी इंफॉर्मेशन पता थी। तो वी हैव टू एक्सप्रेस मास इन टर्म्स ऑफ दिस, r इन टर्म्स ऑफ दिस, पहला तरीका। दूसरा अप्रोच इसी क्वेश्चन को करने का, चूंकि डेंसिटी और रेडियस दे रखी है, क्यों ना हम g का फॉर्मूला डेंसिटी और रेडियस में ही निकाल लें। वैसे फॉर्मूला ये, डेंसिटी कितनी है? रो 4/3 पाई r³, यही है। मास का ही तो फॉर्मूला बनेगा। r² से r² कटा, 4/3 पाई g रो r। फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये हमने फॉर्मूला बना लिया, मतलब डेंसिटी और r के प्रोपोर्शनल है। अब जरा देखिए, g डैश निकालते तो 4/3 पाई g, डेंसिटी कितनी है? 3 रो, रेडियस कितनी है? r/4, इसका मतलब 3/4 g लिखा है। ये समझ गए कि पहले मैंने डेंसिटी और रेडियस के टर्म में फॉर्मूला निकाला, डेंसिटी कितने गुना हुई, रेडियस कितने गुना हुई, सीधे 3/4 g। मैं पर्सनली ये तरीका पसंद करता हूं, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल ज्यादा हो रहा है कि लिखो ये सब छापो, यहां सीधे समझ में आ रहा है। पहले फॉर्मूला ढूंढ लो किस किस पे डिपेंडेंसी है, सीधे रेशियो ले लो। चलो फिर से क्वेश्चन लीजिए, फाइंड न्यू ग्रेविटी ऑन अर्थ if mass increases by 50% and radius decreases by 20%. .2%
रेशियो ऑफ जी, और क्वेश्चन में एक बात समझ में आ गई होगी, पहले में परसेंटेज चेंज बड़े हैं, प्रॉपर रेशियो से करिए। सेकंड में परसेंटेज छोटे हैं, एरर एनालिसिस लॉग लेके डिफरेंशिएशन वाला लॉजिक काम कर जाएगा, एरर एनालिसिस से हो जाएगा। ठीक है, अगले में लैंग्वेज ध्यान दीजिए, रेशियो ऑफ जी एट हाइट आर फ्रॉम प्लैनेट्स, जिसकी डेंसिटी रो 2 रो है और रेडियस 2r और 3r। थर्ड क्वेश्चन में अर्थ के रिस्पेक्ट में उन पॉइंट की लोकेशन बतानी है जहां ग्रेविटी 3/4 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड x सच दैट जी एट सरफेस से x ऊपर और सरफेस से x नीचे ग्रेविटी आपस में बराबर है, तो x की वैल्यू क्या है? चलो पहला क्वेश्चन, पहले में g की वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर थी, नया g m की वैल्यू m प्लस एम बाय 2, नया m 50% बढ़ा तो 3m बाय 2, नया रेडियस 20% घटा 4r बाय 5, तो 3m बाय 2 अपॉन 4r बाय 5 होल स्क्वायर, तो 75 बाय 32, तो आंसर 75 बाय 32 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले का आंसर। ठीक है, चलो सेकंड में मास में, तो g की वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर डी जी बाय जी इज इक्वल टू, कुछ याद है? चलो फिर से, लेकिन पूरा याद रहे, लॉग जी, ये मिटा देता हूं, ऊपर लिखता हूं। तो जी की वैल्यू आई हमारी जी एम बाय आर स्क्वायर, छोटे चेंजेस हैं तो हमने पहले लॉग लिया, लॉग जी लॉग एम माइनस 2 लॉग आर। अब हमने डिफरेंशिएट किया, तो डी जी 1 अपॉन जी इंटू डी जी, ये डिफरेंशिएशन 0, ये डी एम बाय एम माइनस 2 डी आर बाय आर, और इसमें पूरे में 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 टाइम्स डी जी बाय जी, इसका परसेंटेज चेंज, तो डी एम बाय एम का 100 माइनस 2 डी आर बाय आर का 100, डी एम बाय एम इंटू 100 कितना दे रखा है? माइनस 0.2, माइनस ट्वाइस ऑफ 0.3, माइनस समझ में आया, डिक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, प्लस ओवरऑल माइनस हो गया, माइनस 0.8%, तो डी जी बाय जी इज इक्वल टू 0.8 बाय नेगेटिव 0.8 बाय 100, तो डी जी की वैल्यू जी इंटू 0.8 बाय 100 का नेगेटिव, जी की वैल्यू लगभग 10 ले लूं तो 8 बाय 100, ये डी जी की वैल्यू है नेगेटिव में, अप्रॉक्स 0.08 नेगेटिव है, तो जी की वैल्यू अगर 9.8 थी तो माइनस 0.08, ये आंसर। ठीक है, पहले हमने परसेंटेज निकाला, उससे डीजी निकाला और डीजी की वैल्यू जी में कंबाइन कर दी, नेगेटिव आनी थी वो तो समझ में आ रहा है, मास कम हो रहा है और रेडियस बढ़ रही है, न्यूमरेटर घटा डिनोमिनेटर बढ़ गया। अब या तो आप इसको ऐसे करते या समझने की कोशिश करिए अब इसके बाद कि अगर हम बाइनोमियल ये नहीं लगाते तो हम इसको कैसे लिखते, जी एम डैश बाय आर डैश स्क्वायर, एम डैश की वैल्यू एम माइनस 0.2 बाय 100 एम लिखते, बाय आर डैश आर प्लस 0.3 बाय 100 आर। अब इसको मैं जी एम बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लू, तो ये बना 1 माइनस 0.2 बाय 100, नीचे 1 प्लस 0.3 बाय 100 का होल स्क्वायर, और मैं इसको बाइनोमियल लगाऊं
तो ये बना 1 माइनस 0.2/100 और ये ऊपर गया 1 माइनस 0.6/100। आया समझ में? और ये जुड़ गए सीधे 0.8, 1 आया 1 माइनस 0.8/100 और एक बार जब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे वो इग्नोर मार दो, शायद x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 1 प्लस x इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस y प्लस एक्स वाई निगलेक्टेड। आ गया समझ में? तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया, एक 1 बनेगा, एक 0.2/100 बनेगा, एक 0.6/100 कंबाइन किया 0.8/100, एक इनका मल्टीप्लीकेशन था वो इग्नोर मार दिया, तो ये हमारा g बना और यही है g में 0.8% कम और g की वैल्यू यहां 9.8 छापी, माइनस जब यहां छापी तो 0.8 इंटू 9.8/100, यहां मैंने इसको लगभग 10 मान लिया क्योंकि ज्यादा कुछ खास अंतर पड़ नहीं रहा था उससे। तो शायद समझ में आया होगा कि अब नहीं करते बाद में करते, कभी ना कभी तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते कि उधर नहीं रखा इधर रखा, अब समझ में आया ये तो हमसे सॉल्व हो नहीं रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि 1 के काफी क्लोज है तो 1 प्लस एक्स वाला लॉजिक यूज कर लिया, बायनोमियल आया, अपने आप आंसर उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये इसका आंसर है कि हमें कैसे क्लिक करेगा कि लॉग लेके डिफरेंशिएट करना है, नहीं किया ठीक है ऐसे तो कर सकते हो, ये तो हमेशा ही क्लिक करेगा। ठीक है, और वो क्लिक नहीं करता इसलिए हम याद रखते हैं कि स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए हम लॉग लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो उम्मीद है एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा इसका। तो इसका आंसर आया 9.8, 1 माइनस 0.8/100, ये सेकंड का आंसर, और फर्स्ट का कुछ गंदा सा लिखा था हमने। चलो क्वेश्चन 2, जी एट हाइट r फ्रॉम प्लैनेट, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले प्लैनेट की रेडियस 2r है, अगले प्लैनेट की रेडियस 3r है, लेकिन सरफेस पे नहीं पूछा है, हाइट r पे पूछा है, ये गलती मत कर देना। तो इसका आंसर m1, इसका आंसर m2, तो यहां gm1/3r का होल स्क्वायर, यहां gm2/4r का होल स्क्वायर। आया समझ में? लेकिन m1 कितना है? m1 की वैल्यू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई 2r का होल क्यूब, m2 की वैल्यू डेंसिटी 2 रो 4/3 पाई 2 रो का होल क्यूब। आया समझ में? पहले वाले की डेंसिटी रो दे रखी है, इस वाले की डेंसिटी 2 रो दे रखी है, तो इसका मास डेंसिटी रो है तो रो इंटू 4/3 पाई इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी 2 रो है तो इसकी डेंसिटी इंटू 4/3, ये क्या लिखा है 2 रो क्या है 3r, ये तो m1 और m2 ये दोनों के जी मिल गए, शायद हमें रेशो चाहिए, तो रेशो आया m1/m2 इंटू दिस अपॉन दिस करते तो 16/9, यह था। मुझे मासेस के रेशो चाहिए तो रेशो में यहां पे वैल्यू कितनी आएगी 8, यहां पे वैल्यू कितनी आएगी 2 और 27 54, ये समझ में आया? क्योंकि ये टर्म तो सब में ही है, ये तो दोनों में ही है। अब रेशो में यहां कितना आया 8, यहां पे रेशो कितना आया 27 इंटू 2 54, तो मासेस का रेशो 8:54, और ये डिस्टेंसेस में ये हमने किया 3r 16 और 9। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये 4 से 27 बार कट गया, ये 81 का 3 टाइम्स, क्या कोई दिक्कत है? 343 243 सॉरी 343 बोलो 243 और 64, ये आंसर। पहला तो ये वही बात कर रहा हूं ना, पहला ये स्टैंडर्ड तरीका है कि हमने नॉर्मल मासेस के रेशो लिखे सब कुछ किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहां हम इसके भरोसे नहीं है कि हमें ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, G इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इंटू R हमने निकाला था, अब ये फॉर्मूला याद है तो हमारा अप्रोच कुछ और होगा। हमें फॉर्मूला याद नहीं था, पहले हमने ये माना कि हमें सिर्फ एक ही चीज पता थी कि सरफेस पे gm/r² होता है, लेकिन हम सेंटर से डिस्टेंस 3r चाहिए था,
तो gm/3r का होल स्क्वायर, इसका gm2/4r का होल स्क्वायर। ये दोनों के g है, रेशो चाहिए, मासेस का रेशो चाहिए, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मासेस के रेशो मिल गए। मतलब ये स्टैंडर्ड तरीका था। बिल्कुल जो तुम कह रहे हो वो ये था कि हमें ये पता है कि ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू r था। और कैसे? फिर से हमने क्या किया, gm/r²। m कितना है, 4/3 पाई रो r क्यूब बाय r स्क्वायर, तो 4/3 पाई g रो r। लेकिन ये जो आंसर आया है वो सरफेस का आंसर है। सरफेस का क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो r यहां यूज हुआ वही वॉल्यूम में यूज हुआ है। ये सरफेस का आंसर है। तो अब हमारा दूसरा अप्रोच ये होता कि एक की रेडियस कितनी है, 2r, एक की रेडियस कितनी है, 3r, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो, इसकी डेंसिटी है 2 रो, इनका प्रोडक्ट g के बराबर है। तो अगर मैं इसको नाम g दे रहा हूं तो इसका 3g दूंगा नाम। यहां प्रोडक्ट 2 है, यहां प्रोडक्ट 6 है, तो 2 की जगह 6 हो गया तो g की जगह 3g हो गया। लेकिन ये तो आंसर इस साइड के, हमें आंसर चाहिए 3r पे। तो यहां g का इनवर्स स्क्वायर लो, 4/9। ये समझ में? यहां डिस्टेंस 2r से 3r हो गया, तो 3/2 टाइम्स डिस्टेंस हो गया, तो 4/9 बनेगा। और यहां से r पे 3 से 4 हो गया, तो यहां जो भी आंसर निकल रहा था 3g, उसका 3/4 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, ये हमारा आंसर था। तो आपकी मर्जी, कॉमन सेंस है, जैसे करना चाहो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो अगला, फाइंड लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन कि g की वैल्यू 3g/4 चाहिए। अब हमें पता है कि इसका वेरिएशन कुछ ऐसा था, यहां पे वैल्यू g थी, आगे जाने पे भी g कम हुआ और इधर जाने पे भी g कम हो गया, तो 3g/4 हाइट 2 बार मिलेगी। 3g/4 2 बार मिलेगी, एक बार बाहर एक बार अंदर। वैसे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये तो 3r/4 है, बाहर 4r/3 है, सॉरी अंडर रूट इसका। यह है समझ में दूसरा, क्योंकि अगर g से 3g/4 हो गया तो डिस्टेंस अंडर रूट 4/3 हो गया होगा, और किसका? इस लेंथ का अंडर रूट 4/3 ये लेंथ है। अब हाइट पूछी थी, तो हाइट कितनी आई, अंडर रूट 4/3 -1। डेप्थ कितनी आई, डेप्थ r - 3r/4। ये दो आंसर है। इतनी हाइट पे और इतनी डेप्थ पे, दोनों पे ग्रेविटी ये होगी। तो या तो आप ऐसे करते, या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था, g' = g r/r+h का होल स्क्वायर एट हाइट h। ये फॉर्मूला होता है। और g' की वैल्यू हमें कितनी चाहिए, 3g/4, तो r/r+h √3/4, h = 4/3 - 1r। यहां हम फॉर्मूला यूज करते। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एट डेप्थ। डेप्थ h पे फॉर्मूला था g' g1 - h/r, और ये हमारा 3g/4 है, तो h = r/4। पहला तरीका जी ये समझिए कि सीधे हमने फॉर्मूले छाप दिए, लेकिन मैं मान रहा हूं कि फॉर्मूले अभी याद हैं, बाद में याद नहीं रहेंगे। इसीलिए बेहतर तरीका कि आप चीजों को समझिए कि हमने ये देखा कि यहां से यहां पे वैल्यू g थी, अब मुझे चाहिए 3g/4, g से 3g/4 चाहिए, तो ये डिस्टेंस r से √4/3r हो गया होगा, क्योंकि यहां 1/r² फॉर्मूला काम कर रहा है। तो सरफेस से डिस्टेंस ये आ गया, यहां लीनियर वेरिएशन है, तो ये r है, तो ये सीधे 3r/4 है, तो सरफेस से डिस्टेंस r/4। पक्का समझ में आ गया? तो कोशिश करिए
आप ऐसे करें, अदरवाइज आपके पास फॉर्मूले तो नहीं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? फाइंड एक्स सच दैट जी एट एक्स अबव बिलो कुछ तो भी जी। अब देखिए जी एट एक्स अबव, जी आर अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन मत कर देना, क्योंकि हमें पता नहीं एक्स छोटा आएगा कि नहीं, लेकिन ये तो बिना अप्रोक्सीमेशन के यही फॉर्मूला था। तो एक एक्स अबव है, एक एक्स बिलो है। वंस अगेन ये फॉर्मूला भी मैं ऐसे निकाल रहा हूं, देखिएगा ये लेंथ आर है, ये लेंथ एक्स है, आर पे वैल्यू जी है, तो आर प्लस एक्स पे वैल्यू कितनी है? आर पे जी है, तो आर प्लस एक्स पे जी इंटू आर बाय आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं है समझ? जो डिस्टेंसेस का रेशियो है उसका स्क्वायर इनका रेशियो होगा। डिस्टेंसेस का रेशियो क्या है? आर रेशियो आर प्लस एक्स, उसका स्क्वायर ये है। अब ऊपर लेना है नीचे लेना है, ये बात तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी कम ही होगी। तो आर पे जी है, तो आर प्लस एक्स पे कितना? तो डिस्टेंसेस का रेशियो का स्क्वायर इंटू जी। यहां लीनियर था, तो ये अगर एक्स है तो सेंटर से डिस्टेंस आर माइनस एक्स, तो डिस्टेंसेस का रेशियो कितना है? आर माइनस एक्स बाय आर। तो ग्रेविटी का रेशियो भी वही होगा, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है, सेंटर से डिस्टेंस का रेशियो। तो ये दो फॉर्मूले हमने इस तरीके से लिख लिए। ठीक, चलो अब इन दोनों की वैल्यू हमें बराबर करनी है। तो जी आर अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जी 1 माइनस एक्स बाय आर, ये ठीक है, ये आर स्क्वायर, आर प्लस एक्स एक्चुअली आर क्यूब, आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। लेकिन घबराइए मत, आर क्यूब कट जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन शुरू से ही था। सोचिए, क्योंकि अगर x 0 है तो ना हम ऊपर गए ना नीचे गए, हम वही है, तो वैल्यू तो वही आएगी। तो x इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन था, तो कांस्टेंट टर्म कटना ही था। इसीलिए इसमें शॉक्ड होने वाली बात नहीं कि ये कट कैसे गया। तो ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, आर क्यूब कटना है, माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, आर क्यूब कट गया, एक्स क्यूब का एक एक्स काटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर, ये डायमेंशनली रॉन्ग कैसे है? आर स्क्वायर। अब ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, पक्का इसके रूट आएंगे, गारंटीड इसके रूट आएंगे। और मैं इसके रूट्स सीधे ऐसे कह रहा हूं क्योंकि इसको आर स्क्वायर बाय 4 दोनों तरफ जोड़ दो, ये लिखा है, अब ये होल स्क्वायर लिखा है, एक्स प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर 5r बाय 4, तो x इज इक्वल टू माइनस आर बाय 2 प्लस रूट 5 बाय 4 आर, या माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एटसेट्रा। ठीक है, और उम्मीद है डायरेक्ट रूट आएंगे या नहीं वो सोचने का तरीका डिस्क्रिमिनेंट के अलावा शायद याद होगा। 16x प्लस 52, इसके आधे का होल स्क्वायर कितना है? 64। अगर उससे कम है तो रूट पक्का आएंगे, उससे ज्यादा है तो रूट नहीं आएंगे। इसके आधे के होल स्क्वायर से कम है तो रूट आएंगे, और कितना कम है? 12, तो -8 प्लस माइनस रूट 10, ये इसके रूट हो गए। यह है, समझिए क्या? कितना कम है उतना जोड़ दो। अब ठीक है, अब तो दिख रहा है। इसीलिए मैं सीधे इसका कह पाया आंसर, जैसे क्यों एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस बी स्क्वायर लिखा है या प्लस बी स्क्वायर लिखा है, इसके रूट तभी आएंगे जब बी स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा होगा।
क्योंकि यहां अगर ए स्क्वायर लिखा होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, उससे हमें कम चाहिए, तो ये जो लिखा है वो ए स्क्वायर से हमें कम चाहिए। पक्का समझ गए? तो ये रूट की कंडीशन है। तो अगर माइनस बी स्क्वायर आ गया तो पक्का कम है, पक्का कम है, क्योंकि नेगेटिव लिखा है उल्टा और इसके रूट ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? ये टर्म तो समझ में आ गया किसका होल स्क्वायर बनेगा। ये क्या है, कितना कम है, किसका होल स्क्वायर बनेगा, ए वाले का। कितना कम है, ए स्क्वायर होना चाहिए लेकिन माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कम है, उतना जोड़ोगे तब जाके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एक मिनट सुनो, अगर एक्स क्यूब दोनों तरफ कटता तो इंफिनिटी सॉल्यूशन आता। समझ गए? एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट अगर कट जाए तो इंफिनिटी इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं कटा है, कांस्टेंट टर्म कटा है, और कांस्टेंट कट गया तो जीरो इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। हम तो बात कर रहे थे ना जीरो, लेकिन इसमें मान लो हाईएस्ट कट भी जाता तो भी हम उसको सॉल्यूशन मानते नहीं। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जीरो से r के बाहर नहीं हो सकती। x की वैल्यू जीरो से r के बीच में तो रहेगी, अदरवाइज डेप्थ में कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि गहराई r से ज्यादा थोड़ी ले सकते हैं। तो इवन सॉल्यूशन सॉल्व करने पे अगर r से बड़ा आ जाता तो हम डिस्कार्ड कर देते। अगर सॉल्व करने पे वैल्यू r से बड़ी आ जाती तो हम डिस्कार्ड कर देते, जो कि करना नहीं पड़ा क्योंकि ये √5 माइनस 2r/4 बना, ये तो r से छोटा है, मतलब ये डेप्थ पॉसिबल है। पक्का समझ गए क्या कह रहा हूं? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट ऑन जी। दरअसल जो जी के वेरिएशन में लिख रहा था, हाई के साथ बदल रहा था, डेप्थ के साथ बदल रहा था, रोटेशन के साथ भी जी बदलता है। हालांकि इसका असर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अर्थ में नहीं है। समझिएगा क्यों? अर्थ खुद की एक्सिस पे घूम रही है, तो हर फोर्स पे एक ग्रेविटी तो लगी रही है, हर बॉडी पे एक स्यूडो भी लग रहा है। ये समझ में आया? इक्वेटर सबसे आसान वाला पॉइंट है, क्योंकि इक्वेटर पे mg और ये दोनों ऑपोजिट है, तो इस पे दरअसल g इफेक्टिव कितना आया, तो g इफेक्टिव की वैल्यू शायद समझ गए, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। mg अंदर था, ओमेगा स्क्वायर बाहर है, आखिरकार ये भी तो अर्थ ही लगा रही है। हमें थोड़ी पता चलेगा कि, सोचिए कि क्या हमें पता चल रहा है हम पे एक सूडो लग रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि अर्थ घूम भी रही है। तो हमारे लिए अगर स्यूडो की वजह से जो एरर आई है या जो कम हुआ है, वही हम ग्रेविटी मानेंगे। हम ग्रेविटी किसको मानेंगे? जो नेट हम एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि हम इनको अलग अलग एक्सपीरियंस नहीं करते कि ये वाला हमारा एमजी वाला फोर्स हम पे लग गया, ये स्यूडो वाला लग गया, दो दो एक्सपीरियंस करें। हम रिजल्टेंट एक्सपीरियंस करेंगे। इसीलिए हमारे लिए ग्रेविटी तो ये और ये इतना है, लेकिन ये तो हमने इक्वेटर पे बात की। किसी और लैटिट्यूड पे बात करें, और लैटिट्यूड जानते हो इक्वेटर के साथ एंगल होता है, इक्वेटर के साथ थीटा, और इक्वेटर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर वाला प्लेन इक्वेटर है। इससे थीटा पे mg तो अब भी है, लेकिन स्यूडो अब भी है, लेकिन शायद एक बात समझ गए होंगे, स्यूडो की डायरेक्शन ये नहीं है, इस बार ऐसे घूम रहे हैं, तो स्यूडो की डायरेक्शन इधर, और स्यूडो एम ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन आर ये समझ में आया? पक्का समझ गए? क्योंकि स्यूडो तो इस रेडियस पे लगेगा, लेकिन अभी भी बात हम करें तो जी इफेक्टिव तो ये, तो जी इफेक्टिव कितना है? इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा का कॉस थीटा। ये समझ में आया कि वो ग्रेविटी जो हम नॉर्मल के अलाउंग फील करेंगे, तो ये तो पूरा नॉर्मल कंपोनेंट है, लेकिन इसका एक कॉस कंपोनेंट ऊपर आएगा, तो दो बार कॉस आया, एक बार इसके कैलकुलेशन में, रेडियस के कैलकुलेशन में, एक बार कंपोनेंट में।
तो जो जी फैक्टर हम एक्सपीरियंस करेंगे वो ये है। और इससे एक बात समझ में आ रहा है कि जी एट पोल्स, क्योंकि कॉस थीटा तो 0 है, थीटा 90 है, या सीडो आएगा ही नहीं। लेकिन जी एट इक्वेटर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन अभी हमें यह पता नहीं कि आखिरकार इसका असर कितना है, कि जो 9.8 आया है वो ये रिजल्टेंट 9.8 है। ये समझ में आए? ये रिजल्टेंट 9.8 है। अगर इसका असर अच्छा खासा होता तो ग्रेविटी पॉइंट टू पॉइंट बदलती, इक्वेटर पे सबसे सेम रहती, यहां कुछ और, यहां और कम, और कम, सॉरी और ज्यादा और यहां मैक्सिमम हो जाती। लेकिन जरा देखते हैं ओमेगा स्क्वायर आर आता कितना है अर्थ के लिए। ओमेगा कितना है अर्थ का? 2 पाई बाय टाइम पीरियड 24 इंटू, समझ गए? रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर, समझ गए? तो मैंने क्या किया, ये मोमाया तो काट दी, समझ गए? 2 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, तो इसको 2 से ये काट देता हूं 12, पाई स्क्वायर को लगभग 10 ले लूं, पाई स्क्वायर को लगभग 10 ले लूं, 10 इंटू 640, 12 इंटू 36 इंटू 12 इंटू 36। ये समझ में आया? अब कैंसल आउट करता हूं, 4 से 3, 4 से 3, 4 से 9 और 4 से 64, ये 10 बन गया, ऊपर बना 100, 36 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3। आया समझ में? 36 इंटू 81, 100 बाय 36 इंटू 81, ये बना। और ये 36 इंटू 81 कैलकुलेशन के लिए इसको लगभग 35 इंटू 80 मान लो, तो 10 बाय 35 इंटू 8 लिखा है, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 2 से 4 बार, 1 बाय 28, 1 बाय 28 मतलब 0.04 के आसपास, 25 मान लो तो लगभग कुछ 3 या 4 इतना आया। बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि एरर जिस प्लेस पे है उस प्लेस की एक्यूरेसी के साथ हमें जी नहीं पता, नहीं आया समझ में? आंसर आया 9.8 माइनस 0.03, लेकिन हमें ये डिजिट ही नहीं पता ये था कितना, तो फर्क क्या पड़ता है कि इसमें 3 में एरर है कि नहीं, समझ गया ना? क्योंकि 9.8 का अगला तो हमें पता ही नहीं है 9.81 है कि 9.7999। अब आ गया समझ में क्या कह रहा हूं? तो ये एरर इतनी कम है अर्थ पे कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये एरर कम ही होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ का रोटेशन इंडिपेंडेंट चीज है अर्थ की ग्रेविटी से। अर्थ का रोटेशन तो वो चीज है कि जब अर्थ बनी थी बगल में से कोई कॉमेट निकल गया होगा और उसने अर्थ को टेंजेंशियल स्पीड दे दी है, अब वो तब तक उतनी से घूमेगा जब तक कोई दूसरा कॉमेट नहीं निकल जाता। ये समझ में है क्या? मान लो अर्थ ये बनी, अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, बगल में से कोई तेजी से कोई कॉमेट निकला बगल में से, तो इसने अर्थ को ड्रैग कर दिया, अर्थ को ड्रैग कर दिया तो अर्थ ऐसे घूमने लग गई, लेकिन अर्थ इस रोटेशन को रोक नहीं सकती क्योंकि फोर्स सेंटर से पास हो रहा है। इस टॉर्क को काटने के लिए, रोटेशन को काटने के लिए टॉर्क चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक ही है, mg, अर्थ पे सन का, या जितने भी हैं सभी सेंटर से, और प्लेनेट के भी हैं वो तो सभी सेंटर से पास हो रहे हैं, समझ गए? तो दिक्कत यह है कि सभी फोर्स सेंटर से पास हो रहे हैं, तो ये जो रोटेशन अर्थ के पास आ गया उसको रोकने वाला कोई है नहीं, इसीलिए रोटेट कर रही है। हो सकता है कॉमेट और तेजी से निकला होता तो हो सकता है ये रोटेशन कई गुना हो जाता। जरा सोचिए कि ओमेगा को अगर मैं 10 ओमेगा कर दूं, अर्थ 10 गुना तेजी से घूमने लग जाए, 10 गुना तेजी से मतलब यहां 100 गुने का एरर आएगा, और 100 गुने का एरर मतलब ये 3 का एरर। अब तो ठीक ठाक हो गया, पक्का समझ गया मैं क्या कर रहा हूं? मतलब अगर 10 गुना तेज हो गई तो यहां एरर जी में वेरिएशन अच्छा खासा आ गया, ठीक है?
वो तो अच्छी बात है कि ओमेगा स्क्वायर आर्क में उतना बड़ा नहीं है, अदरवाइज अगर ये सिग्निफिकेंट होता तो हमारे लिए बिल्कुल इंट्यूटिव होता। हमें यही बात करते कि ग्रेविटी यहां कितनी है, यहां कितनी है। हम सब्जी वब्जी खरीदने जा रहे होते तो ये करेक्शन फैक्टर लेते कि तुम्हारे यहां ग्रेविटी इतनी है, हमारे यहां इतनी है, तो इतना वजन आएगा, इस पे ही आएगा। समझ गए? बशर्ते ये वाला बैलेंस यूज करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तराजू यूज करोगे दोनों तरफ सेम है, लेकिन फिजिकल बैलेंस अगर यूज करेंगे और उस पर ग्रेविटी वेरिएबल है तो अंतर आएगा। तो ठीक है, हमारे कॉमन सेंस उस हिसाब से बनते, मतलब ये सरप्राइजिंग नहीं होता, हमारे कॉमन सेंस उस हिसाब से बनते कि हम उसमें कंफर्टेबल होते। फिर जी सेम हो जाता, ये हमें बिल्कुल अजीब लगता, करिए तुम्हारे यहां पूरे में जी सेम है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि ओमेगा स्क्वायर आर का असर जी पे नहीं आया, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, वैल्यूज इस तरह सेट है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आने नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। इक्वेटर पे सीधे ही आएगा, किसी एंगल थीटा पे बात करते तो सीडो इधर आता, उसका एक कंपोनेंट उस ग्रेविटी को कम करता। अब होमवर्क समझो छोटा सा। होमवर्क में एनसीईआरटी फर्स्ट 7 पेजेस, ग्रेविटेशन चैप्टर है, 7 या 8 होंगे, भगवान जाने को, 7 या 8 पेजेस है। फर्स्ट 8 पेजेस मान लो, हो सकता है कुछ चीज समझ में ना आए तो मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा या आगे आने वाला होगा। तो ग्रेविटी में एनसीईआरटी से थ्योरी और बुकलेट एक मिल गई है आपको, जिनको नहीं मिली है उनको मिल जाएगी क्लास के बाद। तो बुकलेट में फर्स्ट डीसीटी तक किसी के पास है बुकलेट?